Assalamu alaikum students, welcome to another interesting lecture of software design and architecture. We have previously been covering software architectural patterns or architectural styles for quite a few lectures now, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल पैटर्न्स या स्टाइल्स हमने कवर कर भी लिए हैं। हमने लेयर देखा है, हमने क्लाइंट सर्वर देखा है, हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर देखा। आई समहाउ कंफ्यूज इट एवरी टाइम। मैं जब भी SOA बोलती हूँ तो मैं पहले सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही बोलती हूँ, फिर उसकी करेक्शन में सर्विस ओरिएंटेड बोलती हूँ। एनीवेज दिस इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। और फिर हमने इसके बाद ये देखे कि डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स क्या थे। डाटा फ्लो में हमने पाइप एंड फिल्टर देखा और उसके साथ हमने देखा बैच सीक्वेंशियल। वहाँ पे एक बात हमने याद रखी कि ये थोड़े से स्लाइटली प्रिमिटिव जो हैं डाटा आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, थोड़े से प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस के लिए सक्सेसफुली नहीं बनाए जा सकते। सिंपलिस्टिक हैं, इनका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है इंटरैक्शन ओरिएंटेड जो है एप्लीकेशंस उनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने डाटा के ही हिसाब से डाटा ओरिएंटेड में ही हमने देखे कि डाटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर्स हमारे पास कौन कौन से, और डाटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर्स में हमने देखे कि वी हैड ब्लैकबोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर्स एंड वी हैड सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर्स। और ब्लैकबोर्ड स्टाइल में और सेंट्रल रिपोजिटरी में जो प्राइमरी डिफरेंस था वो था कि इनके साथ जो एजेंट्स काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट्स काम कर रहे हैं वो अपडेट किस तरह से होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आर्किटेक्चर्स जो हैं वो बेसिकली इसी डाटा ओरिएंटेड ही हैं और डाटा से रिलेटेड ही सारे काम कर रहे हैं। उनकी भी जो कंपोनेंट्स उनके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के डिफरेंसेस, उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन इस बात पे डिपेंडेंट है कि डाटा पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने और उन्होंने कैसे करने हैं। लेकिन एक प्राइमरी डिफरेंस ये था कि ब्लैकबोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर के अंदर जो है अपडेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमारे सेंट्रल डाटा स्टोर पे थी। ठीक है, वो हमारे ब्लैकबोर्ड पे थी। और इसी वजह से हमने ये देखा था कि जो हमारे AI रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की रेपोजिटरीज को हैंडल कर सकता है, ये डिफरेंट तरह के डाटा को हैंडल कर सकता है और उस डिफरेंट तरह के डाटा को फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ हाइपोथेसिस लगा के उससे कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसकी बेसिस पे अपने साथ जितने भी कनेक्टेड हैं एजेंट्स, उन एजेंट्स को अपडेट कर देता ताकि टाइमली और इफेक्टिव रिस्पांस जो है वो हमारे पास जनरेट हो सके। जो इसके इसी की मेन कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास दूसरा आर्किटेक्चरल था दैट वाज सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर में क्या है कि यू हैव वन सेंट्रल डाटा स्टोर दैट इज द सेंट्रल रिपोजिटरी एंड इन दिस सेंट्रल डाटा स्टोर और सेंट्रल रिपोजिटरी हमारे पास जो डाटा है वो सेम फॉर्मेट का, सेम डेफिनेशंस का एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लैकबोर्ड की जो अहम बात थी वो यही थी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है और जो हमारे पास सेंट्रल रिपोजिटरी है वो सिमिलर डाटा को है स्टोर करती है। ठीक है, अब सेंट्रल रिपोजिटरी में it is the responsibility of the individual clients or the individual components to update themselves in a timely manner, periodically or on a need based manner. ठीक है, पीरियोडिक भी अपडेशन हो सकती है कि वो क्योंकि डाटा को गेट करना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिफ्रेश करना जो है वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये पीरियोडिक भी हो सकता है कि मे बी आफ्टर एवरी आवर और 2 आवर और मे बी आफ्टर अ डे और अ वीक डिपेंडिंग अपॉन के डाटा की नेचर क्या है। और ये नीड बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, कि ओनली व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट्स इट और द रिपोर्ट्स और समथिंग हैज टू बी जनरेटेड ऑल ओवर अगेन, फंक्शनैलिटी जो है हमने दोबारा करनी हो तो हम सिर्फ उस टाइम में इस तरह से करें कि हम जो है डाटा को अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी से दोबारा गेट कर लें। ठीक, हमने सेंट्रल रिपोजिटरी पढ़ा, हमने ब्लैकबोर्ड पढ़ा और उसके बाद जो हमने किया था वो हमने किया था इम्प्लिसिट इन्वोकेशन का आर्किटेक्चर। इम्प्लिसिट इन्वोकेशन आर्किटेक्चर, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी इम्प्लिसिट नेचर की मैसेज कॉल्स। ठीक, हमने ये देखा था कि नॉर्मल मैसेज कॉल्स के साथ तो हम सब फेमिलियर हैं,
ठीक है, एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दैट इज व्हाट वी ऑल नो, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल किस वक्त ओरिजिनेट होती है, वो तब होती है कि जब यूजर का कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है। यूजर प्रेसेस क्लिक और प्रेसेस एंटर और सबमिट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। इसी तरह अगर एक स्टैंड अलोन सिस्टम की बात भी कर लें तो स्टैंड अलोन सिस्टम में भी इसी तरह है कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे कि अब मेरे पास अपना यूज़र का प्रोफाइल खुल जाए या उसकी पे की इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसकी पे की इन्फॉर्मेशन पे बोनस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो बोनस तब तक कैलकुलेट नहीं होगा जब तक आप वो कैलकुलेट का बटन नहीं दबा देते, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी यहाँ पे डायरेक्टली किसी न किसी आउटपुट सोर्स के साथ एसोसिएटेड है और ये आउटपुट सोर्स मोस्ट कॉमनली एक यूज़र एक्शन होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है कि जब यूजर एक्शन होगा तो तब उसके अगेंस्ट जो है ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट मेथड कॉल्स हैं कि यू आर फोर्सिंग और कन्विंसिंग अ फंक्शन टू स्टार्ट, यू आर कंट्रोलिंग विच पर्टिकुलर फंक्शन वुड रन एट विच पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ये हमने प्री डिटर्मिन कर लिया, या हमने प्रोग्राम लिखने में ही हमने इस तरह से उसमें डिसाइड कर लिया कि जब जब ये सबमिट का बटन दबेगा तो तब तब ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इम्प्लिसिट इन्वोकेशन क्या है, जो इवेंट्स की बेस पे ट्रिगर होती है और ये इवेंट्स हमारे जो है एनवायरनमेंट से गैदर किए जाते हैं, एनवायरनमेंट के किसी स्टेट की चेंज, एनवायरनमेंट के किसी चेंज के रिस्पॉन्स में जेनरेट होते हैं और इनका डायरेक्टली जो है आप टाइम नहीं बता सकते कि आज होगा या कल होगा, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट की जो करंट स्टेट है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। सो दीज आर अ लिटिल मोर अनप्रिडिक्टेबल, इनमें थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। जो भी हमारे डाटा की स्टेट है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट की स्टेट है, सेंसर्स ने जो भी करंटली रीड किया है वो उसकी बेसिस पे ये बात डिटर्मिन करते हैं कि अब मेथड को या किसी फंक्शन को कॉल देनी है या कॉल नहीं देनी है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इसमें क्या होती है, हमारे पास दो जनरल कैटेगरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें फिर हमने दूसरी बात जो एस्टैब्लिश की थी वो ये थी कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है। और एसिंक्रोनस में हमने ये क्या देखा था कि एवरी टाइम अ फंक्शन calls another function and waits for it to respond, then that is a synchronous communication. And every time a function calls some other function and does not need to wait for its response, then that is asynchronous communication. Okay? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है कि जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल देता है, जैसे मेन का फंक्शन सम के फंक्शन को कॉल देता है, तो फिर हम सम के फंक्शन के रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं। जब तक सम अपना काम पूरा नहीं कर लेगा तब तक मेन अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, दोबारा से जहाँ से उसने छोड़ा था वहां से वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा जब तक सम अपना काम जो है वो पूरा नहीं कर लेता। लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन या एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग मैसेज कॉल्स में क्या होता है कि द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। जो आपका कॉलिंग फंक्शन है वो रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करता, वो अगले फंक्शन को ट्रिगर कर देता है, अगले मेथड को ट्रिगर कर देता है व्हाइल इट कंटिन्यूज इट्स ओन वर्क, ठीक है। तो यही वाली चीज हमने बेसिकली प्राइमरीली कंपोनेंट्स के लेवल पे देखी थी, सिस्टम के कंपोनेंट्स के लेवल पे देखी थी कि हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक इंफॉर्मेशन सेंड कर दी और वो उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी काम कर रहे हैं वो पैरेलल चल रहा है और जो हमारा पहला या ओरिजिनेटिंग कंपोनेंट था वो भी साथ में अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आइडिया है कि जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट ने रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट तो नहीं, एक इवेंट जो है वो सेंड कर दिया है मल्टीपल कंपोनेंट्स को और उन कंपोनेंट्स ने उसको अपनी सलाहियत के हिसाब से रिस्पॉन्स दे दिया है, दैट इज अ पब्लिश एंड सब्सक्राइब आइडिया, ठीक है। दैट इज अ ब्रॉडकास्ट आइडिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ब्रॉडकास्टिंग के आइडिया क्या है कि हमारा जो मेजर कंपोनेंट है या जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे सारों के लिए अवेलेबल कर देता, ठीक है। सारों के लिए अवेलेबल कर देता, इससे क्या मुराद है, जितने कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं उसके साथ उन सब को वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाती है। सो दैट्स व्हाट इट इज लाइक बीइंग ब्रॉडकास्टेड। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे टीवी की ब्रॉडकास्ट होती है या रेडियो की ब्रॉडकास्ट होती है।
वहाँ पे टीवी वाले जो हैं वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे होते कि इंडिविजुअल यूजर से उन्हें कोई फीडबैक मिल रही है, रादर वो अपनी जो ट्रांसमिशन है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो भेजते रहते हैं। तो वो जो है, अब अगर आपकी टीवी ऑन है उस टाइम में तो आप उसको लिसन फॉर कर सकते हैं, और अगर आपकी टीवी ऑफ है तो आप उसको नॉट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी इसी तरह बिहेव करते हैं कि अगर किसी कंपोनेंट ने उसके लिए सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर वो इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, और अगर हमारे कंपोनेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फिर जो इवेंट की इंफॉर्मेशन है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो दिस आइडिया इज पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और इसके अंदर फिर हमने देखा था कि दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं हमारे पास, बफर्ड और नॉन बफर्ड की, ठीक है। नॉन बफर्ड में जो है जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इस सारी प्रोसीजर के अंदर, दोज आर दी इवेंट्स सेंडर्स एंड दी इवेंट्स रिसीवर्स, ठीक है। जो इवेंट सेंड कर रहे हैं या इवेंट जनरेट कर रहे हैं और जो उस इवेंट को लिसन फॉर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इवेंट लिसनर्स की जो लिस्ट है हमारे पास वो इवेंट प्रोड्यूसर्स के पास या इवेंट जनरेटर्स के पास या इवेंट सेंडर्स के पास मेंटेन होती है। So the objects themselves are responsible for maintaining the lists, ठीक है। और इस सिनेरियो की वजह से हमारा थोड़ा सा ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब कपलिंग ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से एक की मॉडिफिकेशन दूसरे की के अंदर डायरेक्ट मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन थी दैट वाज थ्रू मैसेज पासिंग, ठीक है। मैसेज पासिंग सिस्टम में क्या है कि ये प्राइमरीली तो इन एसेंस तो ये उसी तरह है जैसे नॉन मैसेज पासिंग या नॉन बफर्ड था, कि इसमें भी इवेंट लिसनर्स हैं और इवेंट कंज्यूमर्स हैं जिनको हम मैसेज प्रोड्यूसर्स और मैसेज कंज्यूमर्स कहते हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, और वो थर्ड एलिमेंट हमारे पास है मैसेज सेंडिंग मॉड्यूल का, ठीक है। मैसेज सेंडिंग मॉड्यूल का काम क्या है कि ये लिस्ट्स अब मेंटेन करता है, ये मैसेजेस को स्टोर करता है, टेम्पररी करता है, मैसेजेस की क्यू बनाता है, मैसेजेस को स्टोर करता है, जो हमारे मैसेज प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मैसेजेस रिसीव करता है, और जो मैसेज कंज्यूमर्स हैं जिसकी लिस्ट उसने बना के रखी हुई है उन सारों को वो मैसेजेस पास कर देता है, उन सारों को वो मैसेजेस दे देता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि फायदा तो हो गया हमारे पास कि कपलिंग कम हो गई, तो एक का चेंज दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन नुकसान ये हुआ कि कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और मैसेजेस की क्यू क्योंकि लिमिटेड हो सकती है, उसका बहुत बड़ा साइज तो नहीं हम बना सकते अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इस वजह से हमारे पास क्यू की लिमिटेशन की वजह से नंबर ऑफ मैसेजेस की भी लिमिटेशन अक्कर हो जाती है। आज जो हमने मेजर चीज़ करनी है वो इंटरैक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। हमने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये चीज़ पढ़ी है कि कहाँ पे यूज़र इंटरैक्शन ज़्यादा फीजिबल है, कहाँ पे नहीं है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं कि जिनमें जो है हम एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट तक यूज़र इंटरैक्शन कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसी से फिर कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आया कि कौन से इस तरह के आर्किटेक्चर्स हैं जो बने ही इस नियत से हैं कि यूजर्स का इंटरैक्शन हैंडल कर सकें। उसमें हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज़ इंटरैक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, और इसमें हमारे पास जो सबसे फेमस स्टाइल या पैटर्न है दैट इज़ MVC, एंड MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को पढ़ना। इंटरैक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिकम्पोजेस द सिस्टम इनटू 3 मेजर पार्टीशंस। इंटरैक्शन ओरिएंटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज है, याद रखिए इसमें खाली MVC नहीं है, इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर की है, एक प्रेजेंटेशन कंट्रोलर की भी है। तो उसमें 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स जो इंटरैक्शन ओरिएंटेड है दे आर डिकम्पोज इनटू 3 मेजर पार्टीशंस व्हिच आर द डाटा मॉड्यूल्स, द कंट्रोल मॉड्यूल्स एंड द व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल्स, ठीक है। अब
ईच मॉड्यूल हैज़ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हमारे पास डाटा मॉड्यूल की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंट्रोल मॉड्यूल की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और प्रेजेंटेशन मॉड्यूल की कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इन ए सेंस ये तीनों मॉड्यूल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। इस तरह का काम नहीं हो रहा कि वो काम जो है वो आधा इधर हो रहा है, एक मॉड्यूल कर रहा है और आधा दूसरा मॉड्यूल कर रहा है। इनकी आपस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या, ये अभी हम देखते हैं। Key point of this architecture is its separation of user interaction from data abstraction and business data processing. ये interaction oriented क्यों है, interactions के लिए सबसे ज़्यादा suitable क्यों है, क्योंकि इसमें हमने separate कर दिया user interactions को अपने data से या data की abstraction से और business की data processing से, ठीक है। तो हमारे पास जो यूज़र इंटरैक्शन और यूज़र इंटरैक्शन को हैंडल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो हमने सेपरेट आउट कर दिया है, वो हमने पर्टिकुलर कर दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। किस चीज़ से, डाटा से और डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे उनसे। अब जो 3 मॉड्यूल्स का आपसे जिक्र कर रही थी, उन मॉड्यूल्स में क्या है, द डाटा मॉड्यूल प्रोवाइड्स द डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल कोर बिजनेस लॉजिक ऑन डाटा प्रोसेसिंग। जो डाटा मॉड्यूल है उसका काम क्या है कि डाटा की एब्स्ट्रैक्शन दे दे। अब डू यू नो कि ये एब्स्ट्रैक्शन से मुराद क्या है, हम यहाँ पे क्या चीज़ ले रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा की जितनी भी हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी हम डाटा किसी न किसी फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास फाइल्स हैं तो फाइल्स की क्या फॉर्मेट आ रहा है, हमारे पास डाटाबेस है तो डाटा की क्या आ रही है। तो डाटा से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं वो हमारी डाटा एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। डाटा क्या है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू डाटा इन अ जनरलाइज्ड मैनर। हमने उसकी जो है जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी, नॉट नेसेसरीली जस्ट डाटा, रादर द स्पेसिफिकेशंस ओवर दोस डाटा, उसके ऊपर जो काम करने थे डाटा ने, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने एक जगह पे रख दी हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस इज नॉट जस्ट द डाटा, हम खाली डाटा की बात नहीं कर रहे। डाटा एब्स्ट्रैक्शन से मुराद हमारे पास वो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं जो डाटा की हैं जिनके ऊपर हमने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। एंड ऑल द कोर बिजनेस लॉजिक ऑन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। एप्लीकेशंस हमारी बनती इसलिए है कि वो किसी न किसी बिजनेस लॉजिक को जो है वो इम्प्लीमेंट करके हमें दे रही है, ठीक है। तो जो भी डाटा के ऊपर के ऑपरेशंस हैं, जो भी हमारी बिजनेस फंक्शनैलिटीज हमने करनी थी, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वाला सारा पार्ट था, वो हमने अपने डाटा मॉड्यूल के अंदर डाल दिया। हमारे पास जो व्यू मॉड्यूल है, ये व्यू प्रेजेंटेशन मॉड्यूल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल और ऑडियो डाटा आउटपुट प्रेजेंटेशन एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड यूजर इनपुट इंटरफेस व्हेन नेसेसरी, ठीक है। तो व्यू प्रेजेंटेशन के 2 प्राइमरीली काम है कि हमारे विजुअल या जो भी ऑडियो है डाटा, उसके लिए आउटपुट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। और जहां जहां जरूरत होती है, मे ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट इंटरफेस व्हेन नेसेसरी, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास तस्वीर बन रही है कि हमारे पास 2 या 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास व्यू वाला कंपोनेंट है और एक हमारे पास डाटा वाला कंपोनेंट है। व्यू वाला कंपोनेंट जो है ये यूजर को इनपुट और आउटपुट देने के काम आता है, और डाटा वाला कंपोनेंट जो है वो डाटा को भी होल्ड करता है और डाटा के ऊपर जितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनको भी होल्ड करता है, और जो बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है उसको भी होल्ड करता है। तो तीसरा फिर हमारे पास क्या रह गया, कंट्रोलर मॉड्यूल। कंट्रोलर मॉड्यूल क्या करता है, इट डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्विंग न्यू सेलेक्शंस, communications between modules, job dispatchings and certain data initializations, system configuration actions, ठीक है। 4-5 चीज़ें, इन 4-5 चीज़ों में बात क्या हो रही है कि ये सारे फ्लो को हैंडल करता है कि ये वाली चीज़ हमारे पास डाटा वाली चीज़ व्यू वाली चीज़ के साथ कैसे एसोसिएटेड होगी, कैसे कनेक्टेड होगी, कौन सा डाटा जब जाएगा तो किधर जाएगा। मतलब डाटा अगर हमने स्टूडेंट का एक डाटाबेस बनाया है और स्टूडेंट का नाम रखा है, तो व्यू में जब हम उसका प्रोफाइल व्यू करना चाहते हैं तो स्टूडेंट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानी है व्यू के पास, और अगर उसमें से वो कुछ चेंज कर लेता है अपने
जो भी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन उसके पास थी ही चेंजेस दैट, उसमें कोई चीज़ रिप्लेस कर देता है तो वो वापस डाटाबेस में कैसे स्टोर होगी। ये सारे काम जो है हमारे पास कंट्रोल मॉड्यूल के। फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है, डिपेंडिंग के डाटा किधर से किधर जाना है, किस फॉर्मेट में जाना है, वापस किधर आना है। कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, आपके दो मेजर मॉड्यूल्स हैं कंट्रोलर के अलावा, डाटा मॉड्यूल, रिव्यू मॉड्यूल, उनकी कम्युनिकेशन इसका काम है। जॉब डिस्पैचिंग, अगेन किस टाइम पे कौन सा मॉड्यूल जो है वो एक्टिव होगा, वेदर डाटा मॉड्यूल एक्टिव होगा या व्यू मॉड्यूल एक्टिव होगा। डाटा की इनिशियलाइजेशन, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन एक्शंस, तो इट इज प्राइमरली हैंडलिंग एवरीथिंग अदर देन द डाटा एंड द प्रेजेंटेशन। तो सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इसने करने, सिवाय उन ऑपरेशंस के जो डाटा के ऊपर परफॉर्म होने या कोर बिजनेस फंक्शनैलिटी में या फिर डायरेक्टली यूजर एक्शन से या यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है। ठीक, तो ये हमारे जो है दिस वर द इंटरैक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स, और इसमें हमारे पास जो है वो कैटेगरी है, क्लास है या पैटर्न है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। मॉडल व्यू कंट्रोलर को कॉमनली हम MVC कहते हैं बिकॉज दैट्स अ लिटिल इजियर नेम, आपके जबान पे जल्दी चढ़ जाता है। MVC है क्या? व्हाट इज MVC? इट इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न विच वर्क्स टू सेपरेट डाटा एंड यूजर इंटरफेस फॉर अ मोर कोहेसिव एंड मॉड्यूलराइज्ड सिस्टम। बड़ी बड़ी सी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस लग रही होंगी, लेकिन इन सारी डेफिनेशंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वो देखते जाएं आप, ठीक है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको डेफिनेशंस भी आराम से याद हो जाएंगे। MVC है क्या? एक आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न है आर्किटेक्चरल डिजाइन का विच वर्क्स टू सेपरेट डाटा, ठीक, क्योंकि हमने कहा है कि ये इंटरैक्शन ओरिएंटेड में है तो सारे इंटरैक्शन ओरिएंटेड डाटा और यूजर इंटरफेस को सेपरेट करते हैं, तो ये भी करता है, सेपरेट करता है किस चीज को? डाटा को और यूजर इंटरफेस को। क्यों सेपरेट करता है? मकसद क्या था? फॉर अ मोर कोहेसिव एंड मॉड्यूलराइज्ड सिस्टम। अब हर मॉड्यूल को जब अपना अपना काम दे दिया, ठीक है, तो वो ज्यादा कोहेसिव हो गए। कोहेजन की हमने यही डेफिनेशन देखी थी ना पहले, कि एक मॉड्यूल जब अपना एक ही सिंगल माइंडेड मॉड्यूल होता है, एक ही काम करता है और अपना काम करने के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसके पास मौजूद होती हैं। तो अभी जब हमने क्लियर सेपरेशन कर दी कि यूजर इंटरफेस से रिलेटेड सारे काम ये करेगा और हमारे डाटा से रिलेटेड काम ये करेगा, कंट्रोल जितना है सिस्टम का वो कोई और करेगा, तो क्लियर सेपरेशन से जो है हमारे पास अब आसानी आ गई कि हम कोहेसिव मॉड्यूल्स बना सकते हैं। और कोहेसिव और मॉड्यूलराइजेशन ईजी हो गई, हमने बिल्कुल इंडिविजुअल टास्क्स दे दिए और अलग अलग मॉड्यूल्स को हमने प्रोवाइड कर दिए। MVC पैटर्न ओरिजिनली प्रपोज 80s में हुआ था, ठीक है, और 80s में जब हुआ था तो इस वक्त हमने GUI डिजाइन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए बनाया था, ठीक है, दैट्स व्हाट GUI स्टैंड्स फॉर, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन। और इसका मकसद क्या था? दिस अलाउड फॉर मल्टीपल प्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही बात है, मैं अपना रिजल्ट कार्ड जो हूँ, मैंने 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया और मेरे पास रिजल्ट आ गया, तो ये भी पॉसिबल है कि मैं आपको परसेंटेजेस के अंदर सबका वो सुना दूं या ग्रेड्स के अंदर बता दूं कि 4 में मेरा B ग्रेड आया है, 1 में मेरा A ग्रेड आया है, या मैं डायरेक्ट परसेंटेजेस आपको बता दूं कि एक में 87% है और बाकी में जो है वो 75, 76 इस तरह करके, या आप डायरेक्टली नंबर्स में बता दें, ठीक है, कि एक में 73.9 नंबर्स हैं 80 में से और एक में इस तरह है, एक में इस तरह है, फाइन। तो आपकी एक ही इंफॉर्मेशन सेम है, आइडिया सेम है, आप बता तो अपना रिजल्ट ही रहे हैं उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में जो आपने स्कोर किया, लेकिन जो उसके व्यूज हैं या जो उसकी प्रेजेंटेशन है दैट इज डिफरेंट, ठीक। तो उसी मकसद से उसी चीज को सॉफ्टवेयर में हैंडल करने के लिए जो है हमने MVCs क्रिएट किए थे कि मल्टीपल प्रेजेंटेशंस दे सेम ऑब्जेक्ट की, बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट करें और लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास उसी सेम ही ऑब्जेक्ट की हो। सेपरेट स्टाइल्स ऑफ इंटरैक्शन विद ईच ऑफ दीज प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर अब जब प्रेजेंटेशन फर्क हो गई, हमारे पास शक्ल फर्क हो गई डाटा की जो हमने प्रोवाइड की है, कहीं पाई चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, कहीं बार ग्राफ प्रोवाइड कर दिया है, कहीं हमने एक्सेल शीट दे दी है, तो उसकी बेसिस पे यूजर उससे किस तरह इंटरैक्ट कर सकता है वो सेपरेट कर लिया, ठीक है। अगर आपने एक एक्सेल शीट के अंदर डाटा दे दिया तो हो सकता है ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में डाटा हो, ठीक है, और अगर आपने कोई चार्ट बना दिया, कोई बार चार्ट बना दिया, तो फिर ये आपके पास है कोई डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर डाटा हो।
तो अब जैसे इनकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी तो उसी तरह हम इनसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, दैट वुड आल्सो चेंज। ये इसकी एक जनरल से एग्जांपल है कि हमारे पास जो डाटा है, अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है ना, तो याद रखिए कि जहाँ पे भी हमारे पास डाटा वाले एस्पेक्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। यही इंटरैक्शन ओरिएंटेड में था, व्यू का एज इज वही वाला नाम है, हमारे पास सिर्फ मॉडल का नाम चेंज हो गया और मॉडल हमारे पास जो है वो हमारे डाटा वाले और डाटा से रिलेटेड सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, व्यू हमारे यूजर इंटरफेसेस को हैंडल कर रहा है और कंट्रोलर इनकी आपस की कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहा है। तो अब इसमें हमारे पास देखें कि मॉडल इज द सेम, A is equals to 60%, B equals to 30%, C equals to 10%, और ये सारे मिला के हमारे पास जो है वो 100% रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो जो पहला व्यू है हमने उसके अंदर जो है इसी A B C को या 1 2 3 को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हमने एक इसका बार चार्ट बना लिया है और बार चार्ट के अंदर वैल्यूज जो हैं वो अब एग्जैक्टली 60 तक है, तो ये हमारी ए वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 2 वाली है वो हमारी बी वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो C3 है वो हमारी सी वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप इनका आपस का कंपैरिजन बहुत आराम से देख सकते हैं कि अच्छा ये सबसे ज्यादा है, देन दिस इज द सेकंड वन एंड देन द थर्ड वन, ठीक है। अब जो सेकंड व्यू है हमारे पास, सेकंड व्यू में हम देख रहे हैं कि हमने सेम इंफॉर्मेशन अभी चेंज नहीं हुई, हमारे मॉडल में डाटा वही पड़ा हुआ है लेकिन उस डाटा की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फर्क करती है, ठीक है। तो अब मैं ये देख सकती हूँ कि ओवरऑल 100 में किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अगेन हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस है लेकिन अब हम पूरे 100 की निस्बत से इसको देख सकते हैं, एक दूसरे से ज्यादा तो है ही लेकिन ओवरऑल किसका कितने ज्यादा इफेक्ट है। और ये सारा जो है ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो डाटा के किसी फॉर्मेट से एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब अभी हमने खाली हो सकता है डीबी डाटाबेस के अंदर हमारे इस तरह बहुत सारा डाटा पड़ा हो, एक्स पड़ा है, वाई पड़ा है, जेड पड़ा है और इन सब के अगेंस्ट कोई ना कोई हमारे पास जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हमने उसमें से खाली अपने एक्स वाली वैल्यू को लिया और एक्स वाली वैल्यू को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो जो याद रखना है बात आप सबने वो ये है कि बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एक ही मॉडल के ऊपर एक ही डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट करें, ठीक है। ये ना सिर्फ पॉसिबल है, दिस इज डिजायरेबल, ठीक है। यूजर्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक डाटा को मल्टीपल तरीके से देख सकें, क्योंकि इस तरह से करने से, मल्टीपल तरीके से देखने से हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना आसान हो जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अभी यहीं पे अगर मैंने y को और x को दोनों को आपस में कंपेयर करना हो कि इन दोनों के a क्या है और इन दोनों के b क्या है और इन दोनों के c क्या है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मेरे पास जो बार चार्ट बना हुआ है मैं उसी के अंदर जो हूँ दूसरी वैल्यू प्लॉट कर दूँ। तो अब जहाँ पे a बना हुआ था, a के साथ ही 1 के साथ ही आप y के लिए वैल्यू भी प्लेस करते हैं कि x की जो है वो 60 है और y की जो है वो 50 है, और इसी तरह b की x के लिए भी 30 है और y के लिए भी 30 है और y की c के लिए जो है वो ज्यादा है 20 है और x की जो है वो 10 है। तो अब आप मल्टीपल वैल्यूज का कंपैरिजन भी निकाल सकते हैं। पाई चार्ट में ये पॉसिबल नहीं है, आपको एक और पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आप बार चार्ट में बहुत आराम से ये चीज इंक्रीज कर सकते हैं कि कितने हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं जिनके हमने कॉम्बिनेशन जो है वो चेक करना है, ठीक। तो डिफरेंट व्यूज से यूजर्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है जो उनके लिए इनक्रेडिबली यूजफुल हो सकती है। तो ये डिजायरेबल है कि व्यूज हम बहुत सारे क्रिएट करें, लेकिन फिर व्यूज बहुत सारे क्रिएट करने से ये है कि उन व्यूज को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। और वो हैंडल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम व्यू को सेपरेट बना दें, उसको मॉडल के साथ डायरेक्टली एसोसिएट ना करें, जो इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है, जो इसके लिए काम करना है वो अलग करें, जो इसके लिए प्रोग्रामिंग या काम करनी है वो अलग करें, और इसी तरह इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए अपने कंट्रोलर्स क्रिएट कर लें, ठीक। तो ये अब जो है हमारे इस आर्किटेक्चर की एक जनरल डायग्राम है। हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा कंट्रोलर एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा व्यू एग्जिस्ट कर रहा है और हमारा मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है। मॉडल का काम क्या है कि ये इट एनकैप्सुलेट्स एप्लीकेशन स्टेट, ठीक है।
स्टेट किस चीज़ पे डिपेंड होती है, डाटा पे डिपेंड होती है। और अगर मॉडल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो ये हमारी सिस्टम की स्टेट को या एप्लीकेशन की स्टेट को इनकैप्सुलेट कर रही है, उसको स्टोर कर रही है। एंड रिस्पॉन्स टू स्टेट क्यूरीज, अब अगेन ये जो स्टेट क्यूरीज है ये हमारी डाटा पे डिपेंडेंट है कि करंटली डाटा की क्या वैल्यूज है, हम उसको क्यूरी करके आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। इट एक्सपोजेज एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, हमने कहा था कि मॉडल के अंदर ही हमारी कोर बिजनेस लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, तो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी वो हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। एंड नोटिफाइज व्यूज और चेंजेस, जो ये वाले व्यूज हैं, जो यूजर के व्यूज हैं, उनको भी ये नोटिफाई करने की एबिलिटी रखता है इन केस एनी चेंज अकर्स, कि अगर हमारे पास डाटा चेंज हो जाता है। यहाँ जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर हमारे पास सी की वैल्यू 10 की बजाय लेट्स से 40 हो जाती है और ए की वैल्यू 60 की बजाय जो है 20 हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे वो चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारे जो बार चार्ट है उसके अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो हमारा पाई चार्ट है उसके अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मॉडल का कभी कभी ये भी काम होता है कि वो क्या करता है कि अगर उसके अंदर कोई स्टेट चेंज आ गई है तो वो व्यूज को नोटिफाई कर देता है। ठीक, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि चेंज नोटिफिकेशन जो है वो हम व्यूज को स्पेसिफाई कर देते हैं। व्यू क्या करता है, इट रेंडर्स मॉडल्स, जो हमारे मॉडल्स में दिए हुए थे, डाटा दिया हुआ था उसको कोई शक्ल देता है, उसको रेंडर करता है, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, इट रिक्वेस्ट्स अपडेट्स फ्रॉम मॉडल्स, अब क्योंकि डाटा जो इसने रिप्रेजेंट करना है वो मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसकी जो अपडेशन की रिक्वेस्ट्स हैं वो मॉडल से आते हैं। इट सेंड्स यूजर जेस्चर्स टू कंट्रोलर, अगर एक यूजर ने उसके ऊपर जो है कुछ चेंज कर दिया है, हमारे यूजर इंटरफेस के ऊपर कोई चीज चेंज हो गई है, कहीं पे मेरे पास वैल्यू 13 थी मैंने 32 कर दिया है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो है, अब यूजर का जो जेस्चर था, यूजर ने जो काम किया है, उसको उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोलर तक पहुंचाना जो है इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये कंट्रोलर को क्या कम्युनिकेट करता है, यूजर्स के जेस्चर्स कम्युनिकेट करता है। एंड इट अलाउज कंट्रोलर टू सेलेक्ट व्यू, कंट्रोलर को किस बात की इजाजत होती है कि वो व्यू सेलेक्ट कर सके। ठीक है, अभी जैसे आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास बार चार्ट भी एक व्यू है और पाई चार्ट भी एक व्यू है, तो किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है वो हमारे कंट्रोलर ने डिसाइड करना है। अगर यूजर ने मेन मेन्यू पे यूजर ने क्लिक कर दिया कि बार चार्ट खोलना है, तो मेन मेन्यू जो है वो क्लिक की इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोलर को दे देगी, और कंट्रोलर जो है फिर बार चार्ट वाला जो है व्यू सेलेक्ट करके और यूजर तक डिस्प्ले करा देगा। कंट्रोलर का काम क्या है कि इट डिफाइंस एप्लीकेशन बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ये करता है फ्लो को, कि कब मॉडल से चीज किधर जाएगी, किधर से किधर जाएगी, तो ये इट एक्चुअली डिफाइंस द एप्लीकेशन बिहेवियर। एप्लीकेशन किसी सर्टेन सिनेरियो में किस तरह बिहेव करेगी वो कंट्रोलर से अंदाजा लगाया जा सकता है। इट मैप्स यूजर एक्शंस टू मॉडल अपडेट्स, जो हमारे यूजर के एक्शंस थे उनके वजह से जो जो हमारे डाटाबेस में अपडेशन हो रही थी वो इंश्योर करना कंट्रोलर का काम है। तो कंट्रोलर मैप करता है कि एज सून एज के उधर उसको यहाँ से कोई यूजर जेस्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसकी स्टेट चेंज की इंफॉर्मेशन मॉडल को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इट सेलेक्ट्स व्यूज फॉर रिस्पॉन्सेज, अगेन जो हमने पहले बात की थी कि व्यूज अलाउ कंट्रोलर टू सेलेक्ट व्यूज, तो और कंट्रोलर का काम क्या है कि ये अप्रोप्रिएट व्यूज सेलेक्ट करके यूजर को डिस्प्ले करा देता है, ये यूजर तक पहुंचा देता है। एंड वन फॉर ईच फंक्शनैलिटी। ठीक है, हमारी हर फंक्शनैलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं। अब ये फंक्शनैलिटी के लिए कंट्रोलर्स हैं कि नॉट नेसेसरली व्यूज के लिए कंट्रोलर है। एक व्यू के ऊपर मल्टीपल व्यूज के ऊपर सिंगल कंट्रोलर भी हो सकता है। तो एक कंट्रोलर कैन हैंडल मल्टीपल व्यूज एंड इट कैन बी कनेक्टेड टू द मॉडल। जो सॉलिड लाइन्स हैं यहाँ वो हमारे पास फंक्शन कॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो डॉटेड लाइन्स हैं वो इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चेंज नोटिफिकेशन और यूजर जेस्चर हमारे पास इवेंट्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस हैं कि ये जब भी अकर होंगी तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई जो है इन्फॉर्मेशन आगे भेजेंगे। और व्यू सिलेक्शन, स्टेट क्यूरीज, स्टेट चेंजेस के हमारे पास जो है मेथड इन्वोकेशंस हैं जो प्री डिसाइडेड सिनेरियो में चलेंगी कि अगर ऐसे होगा तो फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। अब इन्हीं की फर्दर डिटेल देख लेते हैं छोटे छोटे करके। तो हमने इनकी डिटेल देख ली, अब थोड़े से और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि मॉडल्स हमारे पास क्या हैं।
A model is a domain-specific representation of information on which the application operates. Domain-specific representation है जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास डाटा हमारे सॉफ्टवेयर की डोमेन को ही रिप्रेजेंट करा। सॉफ्टवेयर की डोमेन में जो चीज़ें थी उन्हीं का डाटा हमने रखा है। एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो डोमेन है उसके अंदर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, इंस्ट्रक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, कोई आपका प्रोग्राम कंट्रोलर एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास कोर्सेज होंगे, कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन होंगी, कोर्सेज के रिजल्ट होंगे। तो जो डोमेन की इंफॉर्मेशन होती है हम उसी को देख के उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। The model is another name for application logic layer. अब मॉडल ने एक तो जो डाटा है वो उठा के रख लिया है, सारा का सारा डाटा इसके पास पड़ा हुआ है। दूसरा जो इसने काम किया है इस डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस करने वो सारे इसने रख लिए हैं। ठीक है, हमने शुरू में भी यह बात की थी कि मॉडल दूसरा काम ये करता है कि वो कोर बिजनेस फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो अभी इधर भी यही वाला काम हो रहा है कि इसने एक तो ये किया, सबसे पहले तो इसने डाटा रखा, फिर इसने ये देखा कि डाटा के ऊपर इंसर्शन वाला फंक्शन रखा, डाटा की डिलीशन वाला फंक्शन रखा, डाटा की कोई अपडेशन वाला फंक्शन रखा और इससे रिलेटेड और डाटा से डायरेक्टली रिलेटेड जो काम है वो भी किया। और फिर उसने ये किया कि जो कोर बिजनेस फंक्शनैलिटीज हैं वो इम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब कोर बिजनेस फंक्शनैलिटीज किस तरह की हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही थी कि स्टूडेंट ने कोर्स को रजिस्टर करना, तो कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए उसको स्टूडेंट की कोई डाटा की वैल्यूज उठानी पड़ेंगी, कोई कोर्स की डाटा वैल्यूज उठानी पड़ेंगी और फिर ये चेक करना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट के लिए ये कोर्स वैलिड है, उसने इसका प्री रिक्विजिट किया हुआ है, तो इसको इसके अंदर इनरोल कर ले। ठीक है, उसका नाम इसके साथ लिख ले। जब स्टूडेंट इनरोल हो जाएगा तो फिर वो स्टूडेंट की फाइनेंसेस वाली फाइल उठाएगा और उसमें अपडेट कर देगा कि अच्छा अब इससे इतने एक्स्ट्रा पैसे और भी लेने, ये एक और सब्जेक्ट के अंदर इनरोल हो गया है और इस सब्जेक्ट की इतनी फीस है तो इतनी वाली फीस अब इसके ऊपर ड्यू है। ठीक है, तो ये बिजनेस लॉजिक है जो रजिस्ट्रेशन की है, जो मल्टीपल डाटा को उठा के उसने बनाई है। ठीक है, अब इसमें सिंपल मतलब आप इंसर्शन डिलीशन की बात नहीं कर रहे, ये प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा की वैल्यू, डाटा की स्टेट के ऊपर कोई डिसीजन हो रहा है कि अगर उसने प्री रिक्विजिट किया हुआ है तो फिर हम उसको ये कोर्स उठाने दें। अगर उसने कोर्स उठा लिया है फिर हम उसकी जो है वो फी का चालान उसको जनरेट करके दे दें। एप्लीकेशन और डोमेन लॉजिक एड्स मीनिंग्स टू रॉ डाटा। इसका अगेन वही एक्सप्लेनेशन जो आपको दे रही थी कि एप्लीकेशन या डोमेन लॉजिक जो है हमारे जो रॉ डाटा है, जो एक्चुअल स्टूडेंट का नाम पड़ा हुआ था, कोर्स का नाम पड़ा हुआ था, जो रॉ डाटा था उसमें कोई ना कोई मीनिंग ऐड करती है। ठीक है, और मेनी एप्लीकेशंस यूज अ persistent storage mechanism such as database to store data. व्यू का काम क्या है कि it renders the model into a form suitable for interaction, typically a user interface element. व्यू का मकसद क्या है कि अपने मॉडल के अंदर पड़े हुए डाटा को कोई ना कोई शक्ल लेनी है। ठीक है, और ये शक्ल लेने के प्रोसेस में जो आपके पास एंड रिजल्ट आता है वो एक यूजर इंटरफेस आता है। Model View Controller या MVC is often seen in web applications where the view is the HTML page and the code which gathers dynamic data for the page. ठीक है, तो सबसे इसकी जो कॉमन या आसान एग्जांपल है वो हमारे पास वेब के पेजेस हैं। ठीक है, अगर आपने वेब का कोर्स अभी कवर कर लिया है तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें हमारे पास एक कुछ सर्वर स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेजेस होती हैं और एक क्लाइंट स्क्रिप्ट वाली होती हैं और फिर बीच में कई HTML होती है जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो HTML क्या करती है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ये बता देती है कि हमारा पेज जो है व्हाट वुड इट लुक लाइक, ये हमारा पेज होगा, ये इसके ऊपर एलिमेंट्स होंगे, कि टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, फिर कोई बटन होगा, फिर कोई यहाँ पे इमेज लगा हुआ होगा, कोई और इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस बटन को क्लिक करने से एंड पीछे रिजल्ट क्या होगा वो हमारी कोई सर्वर साइड की या कोई और लैंग्वेज या कोई और मॉड्यूल जो है वो उसको संभाल रहा होता है, उसकी टेक केयर कर रहा होता है, उसके पीछे कोडिंग जो है वो कहीं और पे पड़ी हुई होती है। तो दैट्स द कॉमनेस्ट या सबसे इजीएस्ट एग्जांपल कि जो हमारे पास HTML है वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय शक्ल बनाने के, सिवाय एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर क्रिएट करने के। एंड दैट्स व्हाट द MVC व्यू इज सपोज्ड टू बी। MVC में जो व्यू है उसका भी यही काम है कि वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है और उस स्ट्रक्चर के पीछे चलना कैसे है, काम कैसे होना है, वो हमारे मॉडल का काम है या फिर कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है,
कंट्रोलर क्या करता है? इट प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट्स, टिपिकली यूजर एक्शंस, एंड मे इन्वोक चेंजेस ऑन द मॉडल एंड व्यू। कंट्रोलर का मकसद क्या है? प्रोसेस करो और रिस्पॉन्ड करो। किस चीज को? मतलब प्रोसेस करना, फाइंड करना कि मीनिंग क्या है, एंड देन रिस्पॉन्ड करना कि अच्छा अब इसके अप्रोप्रिएट कमांड क्या होगी टू इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स टिपिकली यूजर एक्शंस हो सकते हैं। यूजर एक्शन से, अब जैसे यूजर जेस्चर इसको भेज रहा था ना व्यू से, मैंने अपडेट का बटन दबा दिया तो उसके पीछे कोई काम होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपडेट का बटन व्यू ने जो है वो कंट्रोलर को पास कर दिया। उसने इसको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बता दी कि आपके यूजर ने अपडेट का बटन दबा दिया। अब कंट्रोलर ने फिगर आउट किया कि अच्छा अपडेट का बटन है और ये अभी स्टूडेंट की प्रोफाइल पे खड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है कि प्रोफाइल अपडेट करना। तो उसने ये वाली इंफॉर्मेशन आगे हमारे मॉडल को दे दी। ठीक है, तो टिपिकली जो ये यूजर एक्शन होते हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट्स जनरेट होते हैं, और ये इवेंट्स का रिजल्ट क्या हो सकता है कि हमारे मॉडल चेंज हो सकता है या हमारा व्यू चेंज हो सकता है। ठीक, अगर आपने सेम इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने पहली एग्जांपल की थी कि सेम इंफॉर्मेशन है या सेम मॉडल है, और उसी का हमने बार चार्ट भी बनाया था और उसी का हमने पाई चार्ट भी बनाया था, तो ये भी हो सकता है कि चेंजेस मॉडल में हो, प्रोफाइल अपडेट हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि चेंजेस व्यू में हो कि आप एक शक्ल से की बजाय दूसरी शक्ल देख रहे हैं, आप बार चार्ट की बजाय बार चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट की बजाय बार चार्ट देख रहे हैं। एग्जाम्पल, कंट्रोल फ्लो इन एमवीसी। एमवीसी के अंदर यूजुअली कैसे कंट्रोल फ्लो होता है, कैसे एक एप्लीकेशन शुरू से आखिर तक चलती है। एमवीसी के इवन तो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट तरह से थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं। आर्किटेक्चरल पैटर्न है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन जनरली जो इसका कंट्रोल फ्लो है वो किस तरह से चलता है कि सबसे पहले यूजर इंटरैक्ट्स विद द इंटरफेस इन सम वे। कोई बटन प्रेस कर रहा है, कोई चीज इनिशिएट कर रहा है, कुछ स्टार्ट कर रहा है, उसने कोई टैब खोल लिया है, कोई ड्रॉप डाउन में से कोई चीज सेलेक्ट कर लिया है, तो जो पहला काम है, जो पहली चीज है वो यूजर की इंटरैक्शन है। ठीक है, फिर कंट्रोलर इस इवेंट को हैंडल करता है, हैंडल्स द इनपुट इवेंट एंड ऑफन थ्रू अ रजिस्टर हैंडलर और कॉल बैक। ठीक है, उसके लिए इसके अपने पास कोई फंक्शन बना हुआ होता है, कोई कॉल बैक या रजिस्ट्रेशन का कोई मेथड इसके पास बना हुआ होता है। फिर क्या करता है कंट्रोलर? एक्सेस द मॉडल। अब वो अपने मॉडल को एक्सेस करता है। क्यों उसको एक्सेस कर रहा है? क्योंकि अगर जो भी यूजर का एक्शन है वो जिस भी बिजनेस फंक्शनैलिटी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उस बिजनेस फंक्शनैलिटी को इन्वोक करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जो भी लॉजिक है वो तो मॉडल में पड़ी हुई है, तो कंट्रोलर ने ये किया कि बस ये अंडरस्टैंड किया कि काम क्या है और फिर अप्रोप्रिएट बंदे को जाके बता दिया, मॉडल के अंदर अप्रोप्रिएट फंक्शन को जाके कॉल कर दी कि आपका काम है। ठीक है, कंट्रोलर ने बस ये फिगर आउट करना है काम किसका है और फिर आगे जाके उसको बता देना है कि चलो अब अपनी फंक्शनैलिटी पूरी करें, पॉसिबली अपडेटिंग इट इन अ वे अप्रोप्रिएट टू द यूजर्स एक्शन। तो मॉडल की जितनी भी अपडेशन होगी वो फिर अब हमारे कंट्रोलर उसको रीडायरेक्ट कर देगा, मॉडल को बता देगा और मॉडल उसको अपडेट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अब व्यू यूजेस द मॉडल टू जनरेट एन अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस। व्यू जो है उसी मॉडल की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके एक अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है जो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट पे बेस है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि किस फॉर्मेट में डाटा की रिप्रेजेंटेशन होनी है। और व्यू को उस रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, डाटा की फिलिंग करने के लिए मॉडल से डाटा मिल जाता है। द मॉडल हैज नो डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द व्यू। ठीक है, मॉडल का इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में किस व्यू पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि डाटा आपने डाटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है, लेकिन आपको इससे कंसर्न नहीं है कि वो पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है या बार ग्राफ के अंदर हो रहा है। The user interface waits for further user interactions which begins the cycle anew। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने उसकी यूजर की एक बात पूरी कर दी कि उसके एक यूजर एक्शन के अगेंस्ट हमने कंट्रोलर को इन्वोक करके अपने मॉडल तक बात पहुंचा दी और फिर मॉडल से डायरेक्ट हमने व्यू तक रिस्पांस वापस ले आए, तो अब उसके बाद जो अगला काम होना है वील वेट फॉर दैट, और उस अगले काम का शुरू किधर से होगी? इन अदर यूजर एक्शन से।
इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो गूगल मैप्स की है। अगर आप गूगल मैप्स देखें तो उसमें ये है कि हमारे पास एक मैप प्रोवाइडेड है एक किसी भी लार्ज एरिया का, और उस मैप के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको वो मिल जाती है जूम इन और जूम आउट वाली फैसिलिटी, और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने सैटेलाइट व्यू देखना है या आपने स्ट्रीट व्यू देखना है, ठीक है, या आपने कोई और चीज़ उसके अंदर व्यू करनी है, जियोग्राफिकल आपने उसकी व्यू देखनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर एक स्ट्रीट व्यू में आपको डायरेक्ट स्ट्रीट्स बनी हुई नज़र आ जाएंगी और स्ट्रीट्स के साथ जो जो एलिमेंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी का आप सैटेलाइट व्यू कर दें तो वो ये कर देगा कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, जो 3-4 पहाड़ियाँ थी या जो ग्राफ्स ट्रीज थे, वो वाली इन्फॉर्मेशन इसके साथ फिल इन कर देगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने इधर पहले स्ट्रीट व्यू से सेलेक्ट किया, दूसरे पे सेलेक्ट किया, अब नीचे की अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही। सड़क जहाँ पहले बनी हुई थी, सड़क अभी भी उधर बनी हुई, लेकिन उसकी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। तो ये एमवीसी का काम है कि आपके पास मॉडल सेम रहे, प्रोसेस जिस मेथड से उसने प्रोसेस होना है दैट इज आइडेंटिकल, द ओनली थिंग यू आर चेंजिंग इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ASP.NET ये हमें प्रोवाइड करती है इसकी फ्रेमवर्क सपोर्ट MVC की, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप ऐसे कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का एक डाटाबेस है, प्रोडक्ट्स की एक एप्लीकेशन है जो हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट को मेंटेन करती है, कैटेगरीज में डिवाइड करती है, और फिर ऑनलाइन जो है वो कोई भी कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को देख सकता है और उनमें से कोई ना कोई चीज़ ले सकता है। तो इसी के एक छोटा सा चंक यहाँ हमारे पास है कि आपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आप चले गए, और प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जैसे ही आप गए, आपने प्रोडक्ट्स वाला URL दिया, उसको प्रोडक्ट्स वाले पेज की आपने इन्फॉर्मेशन दी, तो प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर के पास आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट के कंट्रोलर ने क्या किया कि अब उसने जो है वो उसके पास कौन कौन से व्यूज अवेलेबल हैं, लिस्ट वाला व्यू अवेलेबल है और डिटेल वाला व्यू अवेलेबल है। लिस्ट वाले व्यू में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी 1 2 3 नंबरिंग करके जो है वो सारी की सारी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा, और जो डिटेल वाला व्यू है वो तब खुलेगा जब आप लिस्ट में से किसी एक आइटम को क्लिक करते हैं और फिर उस आइटम की जो कंप्लीट डिटेल है वो डिटेल रिप्रेजेंट हो जाती है। तो यूजर ने फॉर एग्जाम्पल मेन पेज खोला और मेन पेज के ऊपर आके हमारा जो डिफॉल्ट व्यू था वो लिस्ट वाला व्यू था, जितने भी आइटम्स अवेलेबल थे उन सब की लिस्ट जो है वो खुल गई। अच्छा, अब ये लिस्ट किधर पड़ी हुई है, ये हमारे पास जो मॉडल है ये उसके अंदर पड़ी हुई है। प्रोडक्ट्स वाला कोई जो है हमारे पास मॉडल मौजूद है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डाटाबेस है, ठीक है। मतलब इधर हमारी एप्लीकेशन लॉजिक भी पड़ी हुई है और उसी एप्लीकेशन लॉजिक के ऊपर जो वर्क करना है, जिसके ऊपर इसने वर्क करना है, जो डाटाबेस हमारे पास है वो भी पड़ा हुआ है। तो डीबी में से वैल्यूज उठाई और उसको जिस तरह सोर्ट करना था, सोर्ट करके उसकी मतलब तरतीब बना के हमने कंट्रोलर को दी, और कंट्रोलर ने इसकी लिस्ट व्यू के अंदर उठा के इसको सेंड कर दिया। अब लिस्ट बन गई, लिस्ट में से मैंने फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया, और आइटम नंबर 3 जो है वो सेल फोन था, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTC का एक फोन था। तो अब उसने क्या किया कि दोबारा उसने अपने मॉडल को एक्सेस किया और उसने मॉडल के थ्रू जो है अपने डाटाबेस को एक्सेस किया, और आइटम की डिटेल जो है वो उसके पास दोबारा रिसीव हो गई। ये डाटाबेस में से उठाई, आइटम की डिटेल रिसीव हो गई, तो उसने डिटेल वाले व्यू को खोल दिया और डिटेल वाले व्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग करके वो सारी इंफॉर्मेशन उसने डिस्प्ले कर दी, ठीक है। जहाँ पे ये करना था कि आइटम की पिक्चर लगानी थी, वहाँ पे उसने पिक्चर डिस्प्ले कर दी, नाम डिस्प्ले कर दिया, कौन सी कैटेगरी में, HTC है तो सेल फोन्स की कैटेगरी में, डिटेल उसकी ये है कि इंटरनल मेमोरी कितने रैम है, एक्सटर्नल लग सकती है या नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक। तो अब डिफरेंट डाटा उठाया, डिफरेंट व्यूज के अंदर डाल दिया, सेम डाटा डिफरेंट व्यूज के अंदर भी डाल सकता है। बेनिफिट्स क्या है MVC के? मल्टीपल व्यूज सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम डाटा मॉडल, ठीक है। हमें अपने डाटाबेस के अंदर जो बहुत सारा डाटा पड़ा है उसको रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके मिल गए, ठीक है। तो अब उन ये सारे जो डिफरेंट व्यूज हैं ये सेंट्रल उसी मॉडल के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो ये एक टेबल का डाटा भी उतना ही सक्सेसफुली खोल के दिखा सकते हैं जितना ही किसी दूसरे टेबल का डाटा सक्सेसफुली खोल कर दिखा सकते हैं। It is easy to change or plug in new interfaces
interface views, allowing updating of interface views with new technologies without overhauling the rest of the system. ठीक है, लंबी सी डेफिनेशन है ये. फिर क्या है, इजी टू चेंज पहली बात, और प्लग इन न्यू इंटरफेसेस. इंटरफेसेस जो है हमारे पास वो चेंज भी आराम से हो जाते हैं और नए भी डाले जा सकते हैं. अलाउइंग अपडेशन ऑफ इंटरफेस व्यूज विद न्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज नई आती जाती हैं तो हम अपने इंटरफेसेस को सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब वेब पे आपने देखा, इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि पहले जो है हमारे पास खाली स्टैटिक पेजेस आते होते थे. स्टैटिक पेजेस में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जो हम चेंज नहीं कर सकते, बस हमने देख लिया तो बहुत है. ठीक है, स्टैटिक पेजेस थे. अब डायनामिक है, अब आप अपनी मर्जी से उसको इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पे जाती हूँ और मैं वहाँ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ सेलफोन्स देखने हैं. ठीक है, तो एकदम से वो आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है. तो ये डायनामिक वाला आइडिया है कि आपका व्यू ही चेंज हो गया कि किस तरह किया है. अब ये जो नई नई चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज की वजह से इनेबल हो गई. ठीक है, अब तो आप मतलब म्यूजिक और वीडियोस और एनिमेशंस, पैरालेक्स डिजाइन्स, ये सारे के सारे आराम से बनाए जा सकते हैं. तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और आपने एक नया व्यू क्रिएट करना होगा तो आपको अंडरलाइंग मॉडल नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको डाटा को नहीं छेड़ना पड़ेगा, कोर लॉजिक को नहीं छेड़ना पड़ेगा. आप बस एक और व्यू ही ऐड कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रहेगा हमारे बाकी सारे मॉडल के साथ. और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए मॉडल है, क्योंकि मॉडल में डाटा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो मॉडल की स्टेट अगर इफेक्ट होती है तो वो सिस्टम को क्रैश कर सकती है. तो इस वजह से ये बड़ी हमारे पास आसानी हो गई कि व्यूज आप जितने मर्जी नए पुराने उसमें ऐड कर लें, वो आपके मॉडल को जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे. इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट इफ ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन अ टीम इन अ डिजाइन प्रोजेक्ट. अच्छा, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों काम क्योंकि एक दूसरे से फर्क हैं. ठीक है, यूजर इंटरफेस सारा का सारा शक्ल पे डिपेंड करता है. यूजर इंटरफेस शक्ल पे डिपेंड करता है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ग्राफिक्स की टीम चाहिए होगी. ठीक है, एक आपको ऐसी टीम चाहिए होगी कि जो आपको ये बता सके कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन सी प्लेसेस पे पुट करने हैं. और फिर जो हमारा जो मॉडल वाला काम है वो हम किसी डाटाबेस डेवलपर से करा सकते हैं जो हमें अंडरलाइन जो है एसक्यूएल बना दे, ओरेकल बना दे और उसको कैसे चलाना है ये हमें बता दे. ठीक है, तो अब ये फायदा हो गया कि हम अपने व्यू के लिए एक और टीम रख सकते हैं, हम अपने मॉडल के लिए अलग टीम रख सकते हैं, और हमारे पास जो कंट्रोलर है वो हम बाद में डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए बेशक एक और टीम रख सकते हैं जो इन सब की कोऑर्डिनेशन आपस में करा सके. सो प्राइमरीली व्यू अलग डेवलप हो सकता है, उसके लिए हम ग्राफिक्स रख सकते हैं, और हमारे पास मॉडल अलग हो सकता है जिसके लिए हम डाटाबेस डेवलपर्स रख सकते हैं, और उसी मॉडल के साथ जो हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए हम उसके लिए अलग से प्रोग्रामर्स हायर कर सकते हैं. लिमिटेशंस क्या है? Not suitable for agent-oriented applications such as interactive mobile and robotic applications. जो agent-oriented applications हैं, जो वो applications हैं जो state को read करके decision लेने की ability रखते हैं, जो events की basis पे automatic कोई decision लेने की ability रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा suitable नहीं है. ठीक है, ये है ही interaction-oriented application, तो ये user के interaction से ही चलती हैं. कॉन्स्टेंटली व्यूज या कोई और चीज चेंज करना रोबोटिक्स की बेस पे, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैनर, डिफरेंट आइडिया जो हमारे एमवीसी के स्कोप उसको फुलफिल नहीं कर सकता. मल्टीपल पेयर्स ऑफ कंट्रोलर्स एंड व्यूज बेस्ड ऑन द सेम डाटा मॉडल मेक अ डाटा मॉडल वेरी डाटा चेंज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, अभी मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे डाटा है. तो डाटा जब तक चेंज ना हो उसके ऊपर और नए नए व्यूज क्रिएट करना बड़ा आसान है. तो मुश्किल क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 25 डिफरेंट व्यूज क्रिएट कर दिए थे इस डाटा मॉडल पे और आपने नीचे से डाटा मॉडल ही चेंज कर दे, अब हमारे पास एक डिफरेंट डाटाबेस डिजाइन है, तो फिर आपके पास सारे के सारे व्यूज जो हैं वो इफेक्ट होंगे. तो दैट्स डिफिकल्ट. ये इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर बहुत सारे कंट्रोलर्स या बहुत सारे व्यूज एक डाटा मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और हमने डाटा मॉडल को ही चेंज कर दिया, तो देन all of the views and controllers would have to be subsequently changed as well.
the division between the view and controller is not clear in some cases. कुछ इस तरह के सिनेरियोज होते हैं क्योंकि व्यू यूजर के इंटरैक्शन को हैंडल करता है, यूजर का इंटरफेस हमने बनाया है और उसमें वो उसको आउटपुट दे रहा है और उसी आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर कोई ना कोई एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है. तो कभी कभी प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से ये क्लियर करना कि कौन सी चीज जो है हम व्यू के अंदर डालें, कौन से यूजर के एक्शन को गैदर करने वाली बात हम प्योरली व्यू में डालें और कौन सी कंट्रोलर तक डालें, वो वाली थोड़ी सी लाइन ब्लर हो जाती है. तो देन इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू distinguish what part would be the view part, what would be the controller part. So the division is not clear anymore. So this was all about the model view controller. Model view controller एक बड़ा हमारे पास इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है जो आपको आजकल बहुत जगह मिलेगा. मॉडल व्यू कंट्रोलर सबसे जो कॉमन है वो सब वेब एप्लीकेशंस के लिए. वेब एप्लीकेशंस आजकल जो है इनहेरेंटली जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रही हैं. क्यों उनको फॉलो कर रही हैं? क्योंकि वेब पेज पे आपकी प्रेजेंटेशन कहीं और होती है और उसको हैंडलर कहीं और होता है या कंट्रोलर कहीं और होता है और उसके पीछे का कोड कहीं और लिखा होता है. ठीक है, तो अगर जो हमारे इंटरफेस वाली बात है वो तो आप अपने वेब ब्राउजर्स पे भी खोल सकते हैं. बेशक आज ये करके देख लीजिएगा. वेब ब्राउजर पे ऑप्शंस में जाके अगर आप व्यू सोर्स करें तो वो आपको इंटरफेस वाली सारी चीजें निकाल देता है. ठीक है, व्यू सोर्स वाली ऑप्शन है, वो जाके आप क्लिक करें ना तो आपके पास HTML वहां से निकल आती है और इस HTML से ये पता चल जाता है कि इस पेज का स्ट्रक्चर क्या है. तो दैट्स समथिंग कि जो आपकी मशीन पे चल रहा होता है. ठीक है, और जो इसके पीछे एक सबमिट के बटन दबा देने से हमारी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो जाएगी किसी दूसरी जगह, वो हमारे पास कहीं सर्वर पे पड़ा होता है. तो ये बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विश अलग अलग पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन है, मॉड्यूल्स है कि व्यू का मॉडल अलग, व्यू का मॉड्यूल अलग है, मॉडल जो है वो अलग है और इसी तरह कंट्रोलर अलग है और जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, और दूसरी इसमें एक और जो मतलब मजेदार बात है वो क्या है कि इसके फ्रेमवर्क्स बहुत सारे अवेलेबल हैं. अगर रिसेंट की आप बात करें तो ASP.NET ने अभी जो है MVC वर्जन 5 निकाला है. ठीक है, इससे पहले MVC वर्जन 4 भी था और फिर बीच में 4.1 भी था और इससे पुराने MVC के वर्जन्स भी थे. तो इसके ऊपर आपको फ्रेमवर्क्स की सपोर्ट बहुत मिल जाती है और फ्रेमवर्क की सपोर्ट का ये फायदा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है ग्राउंड वर्क वो आपका फ्रेमवर्क कर देता है एंड यू कैन बिल्ड द एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ इट. तो आपके लिए वो काम आसान हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे MVC से रिलेटेड स्पेशल बात है. अब आपको थोड़ा सा इन दी एंड बिल्कुल ये चीज बता दूं, MVC थी क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर. पुराने आर्किटेक्चर्स में हमने देखा कि कुछ में लेटेंसी ज्यादा है, कुछ में यूजर इंटरैक्शन नहीं हो सकता, कुछ में एप्लीकेशंस इस तरह की हैं जो डाटाबेस के साथ काम कर रही हैं, डाटाबेस से इंटरैक्शन उनका ज्यादा है, यूजर से इंटरैक्शन कम है. देन इवेंट बेस्ड हैं जो अपनी स्टेट को रीड करके और उसकी बेस पे बना रहे हैं. तो फिर उसी तरह हमने एक और आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, आर्किटेक्चरल स्टाइल बनाया है जो इंटरैक्शन ओरिएंटेड है, जिसका मेन फोकस यूजर का इंटरैक्शन है. ठीक है, हमने डाटा ओरिएंटेड भी देखे और हमने इवेंट बेस्ड भी देखे जो इवेंट्स को हैंडल करते हैं या डाटा को करते हैं. फिर हमने एक और देखा जो यूजर के इंटरैक्शंस को हैंडल करता है. तो इंटरैक्शन ओरिएंटेड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, ये क्या किया इसने, इसकी फिलॉसफी क्या थी कि decompose or split your application into 3 parts: the model part, the view part and the controller part. ठीक है, what the model part does, it stores your data and the corresponding operations upon those data. इसने डाटा को स्टोर कर लिया, डाटा के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वाले, वो भी इसने स्टोर कर ली और इसने बिजनेस लॉजिक अपने साथ स्टोर कर ली. और बिजनेस लॉजिक क्या स्पेसिफाई करती है कि जो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं वो कैसे परफॉर्म होंगी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का मेथड कैसे होगा. स्टूडेंट फी पे किए बगैर भी रजिस्टर कर सकता है या फी पे करके रजिस्टर करेगा. उसके प्री रिक्विजिट्स चेक करने के बाद हम उसे रजिस्टर करेंगे या प्री रिक्विजिट्स चेक किए बगैर भी हम उसे रजिस्टर कर सकते हैं. तो कैसे वाला जो पार्ट है, जो बिजनेस की फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है, वो हम जो है मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या है, व्यू वाली चीज है.
व्यू क्या है, यूजर के इंटरफेसेस हैं। मॉडल के अंदर अगर हमने डाटा रख दिया तो इस डाटा को अपने यूजर्स तक कैसे लेके जाना है, यूजर्स तक इसकी कौन सी शक्ल, कौन सा फॉर्मेट जाएगा और कौन कौन से फॉर्मेट्स जाएंगे, मतलब कि ऑप्शंस कितनी है, वो सारे के सारे जो है वो हमारा व्यू मॉड्यूल हैंडल करता है। सो व्यू मॉड्यूल है क्या, प्राइमरीली अ सेट ऑफ इंटरफेसेस है, and these user interfaces are capable of providing some output to the user and getting some input from the user। ठीक है, तो व्यू कंपोनेंट हमारा क्या है कि ये बेसिकली यूजर इंटरफेसेस का एक सेट है जो क्या करता है कि यूजर इंटरफेसेस में हमारे यूजर को कुछ दिखा रहा है, कुछ उसको आउटपुट दे रहा है, और अगर उसने कोई एक्शन किया है, अगर उसने कोई ओके का बटन दबा दिया है या कोई और चीज की है तो उस एक्शन को वापस रीड कर रहा है। ठीक है, इनपुट ले सकता है। ठीक है, और फिर हमारे पास तीसरी जो चीज थी, जो तीसरा एलिमेंट था, तीसरा कंपोनेंट था, दैट वाज द कंट्रोलर। और कंट्रोलर का काम क्या है कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करे कि कब व्यू की किसी चेंज को जो है हमने मॉडल तक लेके जाना है और कब मॉडल के किसी चेंज को हमने वापस अपने व्यू के अंदर लेके जाना है। ठीक है, मतलब अगर मैंने अपने स्टूडेंट का प्रोफाइल खोला हुआ है या कोई और इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स की एक लिस्ट खोली हुई है और रिजल्ट की लिस्ट में मैं कुछ अपडेट करती हूँ, तो फिर क्या होएगा कि अब ये जो अपडेशन है वो पहले तो व्यू पे होगी, क्योंकि व्यू मेरा यूजर इंटरफेस है, तो मेरे पास कनेक्शन पॉइंट व्यू है, और फिर ये अपडेशन जो है वो उधर से स्टोर होकर हमारे पास जो है मॉडल पे चली जाएगी। तो मॉडल की भी कॉरेस्पॉन्डिंग अपडेशन चाहिए। तो जो ये काम है कि आपने व्यू में से क्या बात हुई, इधर उन्होंने अपडेट किया या उन्होंने डिलीट किया या उन्होंने कैंसिल किया, तो क्या बात हुई हमारे व्यू में, और फिर उस बात के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फंक्शन चलाना है। ठीक है, अपडेट की क्यूरी लगानी है या कैंसिल हो गया है तो कुछ भी नहीं, अपडेट कुछ भी चेंज नहीं करना, या अगर डिलीशन हुई है तो डिलीट की क्यूरी लगानी है, डिलीट के फंक्शन को कॉल करें या अपडेट के फंक्शन को कॉल करें। ऑल ऑफ दोस डिसीजंस, ऑल ऑफ दोस, वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कंट्रोल का फ्लो जनरेट करना है, वो सारा काम हमारे कंट्रोलर का है। ठीक है, तो कंट्रोलर मेक्स द कनेक्शन बिटवीन योर मॉडल एंड योर व्यूज। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरैक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स और द मॉडल व्यू कंट्रोलर्स। मॉडल व्यू कंट्रोलर इसकी एक कैटेगरी है, इसकी और भी कैटेगरीज हैं, लेकिन उन सब में बात सेम है कि हम डिवाइड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को 3 बेसिक मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, और इसी डिवीजन का हमें एक और फायदा क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम एक टीम को लगा सकते हैं कि वो हमारे खाली ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करे, दूसरी टीम को ये टास्क दे सकते हैं कि वो हमारे जो मॉडल है उसको डेवलप करे, डाटाबेसेस को डेवलप करे, और तीसरी टीम का ये काम हो सकता है कि वो हमारे कंट्रोलर्स या एप्लीकेशन लॉजिक को डिजाइन करें। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डिवीजन से जो है सारों का काम अपना हो जाएगा तो काम इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मॉड्यूलैरिटी के भी बेनिफिट्स हैं और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के भी बेनिफिट्स हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट एमवीसी। इसमें एक काम जरूर कीजिएगा कि आज जाके देखिएगा कि वेब पेजेस के पीछे जो है व्यू सोर्स किस तरह से होता है, और व्यू सोर्स में हमारे पास HTML का सोर्स किस फॉर्मेट में आता है, और दूसरा काम क्या है कि ये देखिएगा कि इसके कौन कौन से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से जो है हमारे पास बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे टूल्स निकाले हुए हैं कि जो MVC के फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने ASP.NET की थी ना, C# के साथ काम कर ले या विजुअल बेसिक के साथ कर ले, ये माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये भी आपको बता दूं कि ये जो ASP.NET वाली बात मैं आपको कर रही हूँ, ये सारी हमारी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो का पूरा डेवलपमेंट टूल है ये उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये जाके चेक करना है कि कौन कौन से इस तरह के डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनके साथ हमें MVC के फ्रेमवर्क की सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।